आज हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के एक इंपॉर्टेंट पीरियड की, जिसकी शुरुआत आर्यंस के इंडियन माइग्रेशन से हुई। इंडस वैली सिविलाइजेशन अराउंड 1500 बीसी में एंड हुआ। इसके बाद वैदिक पीरियड नेक्स्ट मेजर सेटलमेंट के रूप में उभर कर आया। वैदिक सिविलाइजेशन 1500 बीसी से करीब 500 बीसी तक चला, जिसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अर्ली वैदिक एज जो 1500 से 1000 बीसी तक चला, इस पीरियड में ऋग्वेद को कंपाइल किया गया, इसलिए इसको ऋग्वैदिक एज भी कहा जाता है। लेटर वैदिक एज जो 1000 से 500 बीसी में एंड हुआ, इस एज में ऋग्वेद के अलावा और टेक्स्ट्स का कॉम्पोजिशन हुआ, जैसे अदर 3 वेदास, ब्राह्मणस, अरण्यकास, उपनिषद्स एटसेट्रा। इस लेक्चर में हम अर्ली वैदिक एज के बारे में जानेंगे। अराइवल ऑफ इंडो आर्यंस। दोस्तों, ऋग्वैदिक एज की शुरुआत इंडो आर्यंस और इरेनियंस के माइग्रेशन से स्टार्ट होती है। आर्यन कल्चर के मेन फीचर्स की इंफॉर्मेशन हमको वैदिक, इरेनियन और ग्रीक टेक्स्ट्स के माध्यम से मिलती है। इसमें मेन टेक्स्ट्स हैं ऋग्वेद, ज़ेंड-अवेस्टा, होमर्स इलियड और ओडिसी। आर्यंस एक सेमी नोमैडिक ट्राइब थी, जिनकी सोसाइटी पास्टोरल इकोनॉमी पर बेस्ड थी। आर्यंस कहां से माइग्रेट हुए, ये डिबेटेबल है। डिफरेंट हिस्टोरियंस और एक्सपर्ट्स ने अलग अलग थियरीज दी हैं। कुछ मानते हैं कि इनका ओरिजिन सेंट्रल एशिया में था, और कुछ का मानना है कि ये रशिया के स्टेप्स से इंडिया में आए। बाल गंगाधर तिलक की बुक द आर्कटिक होम इन द वेदास में उन्होंने आर्यंस का ओरिजिन आर्कटिक रीजन को बताया, और यह भी माना जाता है कि हिंदू कुश माउंटेन्स के खाइबर पास से आर्यंस ने इंडिया में एंट्री की। खैर, मोस्ट एक्सेप्टेड थियोरी ये है कि आर्यंस इमिग्रेंट्स की तरह इंडिया में आए। ईस्टर्न अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब और वेस्टर्न यूपी के बॉर्डर्स में ये रहते थे। अफगानिस्तान के रिवर कुबा और सिंधु यानी इंडस रिवर और उसकी 5 डिस्ट्रीब्यूटरीज यानी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज का मेंशन ऋग्वेद में देखने को मिलता है। एक और रिवर सरस्वती का मेंशन भी किया गया है, जो कि हरियाणा राजस्थान के एरिया में थी। ये पूरा रीजन जहां इनिशियली आर्यंस ने अपना सेटलमेंट किया, उसको लैंड ऑफ 7 रिवर्स कहा जाता है। अब नजर डालते हैं वैदिक एज के सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट पर। ऋग्वेद। वेदास में ऋग्वेद ही सबसे पहला वेद है। इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज में ऐड किया है। इसमें 1028 हिम्स हैं, जिनको 10 मंडलास में डिवाइड किया गया है। ऋग्वेद एक प्रेयर्स की कलेक्शन है, जो अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण और अदर गॉड्स को ऑफर की गई है। कुछ पोएट्स और सेजेस की फैमिलीज ने इन्हें लिखा है। 10 मंडलास में से 2 से लेकर 7 तक इसके अर्लीस्ट पार्ट्स हैं। मंडलास 1 और 9 लेटेस्ट एडिशंस हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था कि आर्यन कल्चर के रेफरेंसेस हमको दूसरे रिलीजियस टेक्स्ट्स में भी देखने को मिलते हैं। तो आइए आगे बढ़ने से पहले इस एस्पेक्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। अदर टेक्स्ट्स। ज़ेंड-अवेस्टा को रफली 1400 बीसी और इलियड को 900 से 800 बीसी में एट्रीब्यूट किया जाता है। इन सभी टेक्स्ट्स का कल्चरल कंटेंट लेट नियोलिथिक और अर्ली ब्रॉन्ज एजेस में रखा जा सकता है। इनके कंटेंट्स ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल एशिया को कवर करते हैं, जो ज्योग्राफिकली इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, एनाटोलिया और ग्रीस से लिंक्ड है। इस टेरिटरी के एक मेजर पोर्शन में कम्युनिटीज इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का यूज करती आई हैं। इंडो आर्यन लैंग्वेज इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ग्रुप का ही एक पार्ट है। ये जान लें कि ऋग्वेद को इंडो आर्यन लैंग्वेज में ही कंपोज किया गया था, जिसको वैदिक संस्कृत कहा जा सकता है। जो संस्कृत आज हम जानते हैं, वो वैदिक संस्कृत से ही डिराइव हुई। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के स्पीकर्स में सिमिलर जेनेटिक सिग्नल्स देखने को मिलते हैं, जैसे सेंट्रल एशियन स्टेप्स, और इंडो आर्यन स्पीकर्स में सिमिलर जेनेटिक सिग्नल्स मिले। हॉर्स आर्यन कल्चर का एक इंपॉर्टेंट ट्रेट था। ऋग्वेद में इसको अश्व बोला गया है, जिसके सिमिलर वर्ड्स हमको संस्कृत, अवेस्तान, ग्रीक, लैटिन और अदर इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में देखने को मिलते हैं। अवेस्टा में मित्रा की प्रेयर्स में लगातार हॉर्स और चैरियट का मेंशन देखने को मिलता है। ऋग्वेद में गॉड मित्रा यही माने जाते हैं। इलियड और ओडिसी में भी हॉर्सेस के रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं।
हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स का वाइड यूज सभी टेक्स्ट्स में देखने को मिलता है। वाजपेय सैक्रिफाइस, जिसका मेंशन लेटर वैदिक टेक्स्ट्स में मिलता है, एक ग्रीक प्रैक्टिस भी हुआ करती थी और होमर ने इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है। आर्यन कल्चर में हमें बर्च वुड का यूज देखने को मिलता है। संस्कृत में बर्च को भुर्जा कहा गया है और इसी के सिमिलर वर्ड्स हमें 6 इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में देखने को मिलते हैं। क्रिमेशन भी एक इंपॉर्टेंट आर्यन ट्रेट हुआ करता था। ये प्रैक्टिस वैदिक, अवेस्तान और होमरिक टेक्स्ट्स में भी देखने को मिलती है, लेकिन इसका कोई भी रेफरेंस मैच्योर हड़प्पन कल्चर में देखने को नहीं मिला है। अवेस्टा और ऋग्वेद दोनों में ही फायर वर्शिप काफी इंपॉर्टेंट बताई गई है। कल्ट ऑफ सोमा, जिसको अवेस्टान लैंग्वेज में होमा बोला गया है, सिर्फ इरेनियन और वैदिक लोगों तक ही कन्फाइंड रहे। इसी तरह के कई रेफरेंसेस हमको ऋग्वेद और दूसरे रिलीजियस टेक्स्ट्स में देखने को मिलते हैं। अब बढ़ते हैं ऋग्वैदिक कल्चर के पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल फीचर्स की तरफ। पॉलिटिकल लाइफ। ऋग्वैदिक कल्चर में ट्राइब को जन बोला जाता था और ट्राइबल चीफ को राजन, गोपति या गोपा यानी प्रोटेक्टर ऑफ काउ बोला जाता था। चीफ क्वीन को महिषी कहते थे। राजन की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जन और कैटल को एनिमीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इसके अलावा जन के बिहाफ पे गॉड से प्रे करना भी उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इतिहासकारों की माने तो ऋग्वैदिक पीरियड में राजन की पोजीशन हेरिडिटरी थी, जो कि एक मोनार्कियल सेटअप में होता है, लेकिन इलेक्शन के कुछ इंस्टेंसेस भी मिले हैं जो कि ट्राइबल असेंबली यानी समिति के द्वारा किया जाता था। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन कुछ इस प्रकार था। पुरोहित वर्ग मेनली रिचुअल्स कराते थे। इसके बदले में उनको दान यानी गिफ्ट्स और दक्षिणा दी जाती थी। आर्मी का एक चीफ होता था जिसको सेनानी बोलते थे। टेरिटरी को कंट्रोल करने के लिए एक ऑफिसर होता था जिसको व्रजपति बोलते थे। विलेज के लीडर को ग्रामीणी कहते थे। दोस्तों, ये जानना जरूरी है कि टैक्स कलेक्शन और जस्टिस एडमिनिस्टर करने के लिए कोई भी ऑफिसर अपॉइंट किया गया हो, इसका कोई एविडेंस नहीं मिला है। ऋग्वेद में कई असेंबलीज का मेंशन किया गया है। सभा, जो कि एलिट्स की एक छोटी सी बॉडी थी। समिति, जो कि जनरल पब्लिक मेंबर्स से बनी एक बड़ी फोक असेंबली थी। इसका लीडर राजन हुआ करता था। विदाथा, जो कि एक ट्राइबल असेंबली थी, और गण, जो कि ट्रूप्स हुआ करते थे। सभा और विधाता में वुमेन पार्टिसिपेशन भी देखने को मिलता था। राजन के पास कोई रेगुलर आर्मी नहीं हुआ करती थी, लेकिन वॉर के समय छोटे छोटे ट्राइबल ग्रुप्स यानी गणों को ज्वाइन करके एक मिलिशिया यानी आम जनता से बनी एक आर्मी इकट्ठी की जाती थी। वॉर में सोर्ड्स, बोज, एरोज और हेलमेट्स का यूज किया जाता था। आर्यंस के सर्वाइवल के लिए उनके सामने मेनली 2 तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स थे। पहला, जिसमें वो इंडिजिनस लोगों से कॉन्फ्लिक्ट में आए। ऋग्वेद में इस तरह की एक बैटल का मेंशन किया गया है जिसमें भरत किंग दिवोदासा ने इंडिजिनस पीपल दासास के रूलर संबारा को डिफीट किया। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट था जिसमें आर्यन कम्युनिटीज खुद ही आपस में वॉर्स में एंगेज्ड रही। यहां पर बैटल ऑफ 10 किंग्स का मेंशन आता है। यह बैटल परुष्णी यानी रवि रिवर के तट पर हुआ। यह बैटल भरत चीफ सुदास और 10 दूसरी ट्राइब्स के बीच हुआ। इन 10 ट्राइब्स में से 5 आर्यन ट्राइब्स थी और 5 नॉन आर्यन। 5 आर्यन ट्राइब्स को पंचजना बोला जाता था। इसमें इंक्लूडेड थी यदु, तुर्वाशा, पुरु, अनु और ध्रुयु। खैर, बैटल ऑफ 10 किंग्स में भरत चीफ सुदास ने 10 ट्राइब्स को डिफीट करके अपनी सुप्रेमेसी एस्टैब्लिश की। भरताज ने आगे चलकर पुरु ट्राइब से हाथ मिलाकर कुरु ट्राइब को एस्टैब्लिश किया और पांचालास के साथ मिलकर अपर गैंजेटिक बेसिन में अपना वर्चस्व बनाया। यहां ये बता दें कि इसी ऋग्वेद में मेंशन की गई यही भरत ट्राइब से ही भारत वर्ष कंट्री का नाम प्रचलित हुआ। आइए अब जानते हैं सोशल लाइफ के बारे में। सोशल लाइफ। दोस्तों, ऋग्वैदिक सोसाइटी के सोशल स्ट्रक्चर का बेसिस था किनशिप। कुल यानी फैमिली बेसिक यूनिट थी और कुलपा फैमिली के हेड को बोला जाता था। हर फैमिली एक बड़े ग्रुप का हिस्सा थी जिसे विस यानी क्लैन बोला जाता था। कुछ क्लैन्स मिलकर जन यानी ट्राइब बनाते थे। जन सोसाइटी का लार्जेस्ट सोशल यूनिट था।
फैमिली एक पेट्रियार्कल फैमिली थी, यानी फादर हेड ऑफ द फैमिली थे। मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश हो चुका था और चाइल्ड मैरिज का भी कोई एविडेंस देखने को नहीं मिलता। सती और पर्दा सिस्टम भी चलन में नहीं था। रीमैरिज के कुछ इंस्टेंसेस मिलते हैं। मैरिजेस जनरली मोनोगेमस ही थी, यानी एक टाइम पर एक ही पर्सन से मैरिज होती थी, लेकिन पॉलीगमी के भी कुछ इंस्टेंसेस मिले हैं। सोसाइटी कास्ट लाइंस में डिवाइडेड नहीं थी और ऑक्यूपेशन बर्थ पर बेस्ड नहीं था। अलग अलग ऑक्यूपेशंस के लोग भी सेम क्लैन से बिलोंग करते थे। लोगों के फिजिकल अपीयरेंस को लेकर भी ऋग्वेद में थोड़े इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं। इनिशियल स्टेज में वर्ण को पर्सन के कलर से एसोसिएट किया जाता था। कलर डिस्टिंक्शन के चलते ही एक तरह के सोशल ऑर्डर के फॉर्मेशन की संभावना हो सकती है। सोशल डिविजन्स का मेन फैक्टर इंडिजिनस ट्राइब्स के आर्यंस द्वारा किए गए कॉन्क्वेस्ट को कहा जा सकता है। ऋग्वेद के केवल 10th मंडला के पुरुषुक्ता में ही 4 वर्णास का मेंशन देखने को मिलता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वर्ण सिस्टम मेनली ऋग्वैदिक एज के एंड में इंट्रोड्यूस हुआ। इस समय की वर्ण व्यवस्था में सोशल मोबिलिटी पॉसिबल थी और स्ट्रिक्ट सोशल हायरार्की एब्सेंट थी। इसका मतलब है कि सोसाइटी अभी भी ट्राइबल थी और इगैलिटेरियन यानी समान अधिकारवादी थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऋग्वैदिक सोसाइटी का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या था। ऋग्वैदिक इकोनॉमी। दोस्तों, ऋग्वेद में काऊ और बुल के इतने रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं कि इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऋग्वैदिक पीपल मेनली एक पैस्टोरल पीपल थे। वॉर्स का बेसिक पर्पस काऊ कैप्चर करना ही था, यानी काऊ ही बेसिक वेल्थ थी। काउज के लिए किए जाने वाले वॉर्स को गविष्टि यानी सर्च फॉर काउज बोला जाता था। काउज का इंपॉर्टेंस इस बात से पता चलता है कि प्रीस्ट्स को डोनेशन यानी दान में काउज ही दिए जाते थे। कभी भी लैंड को इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। लैंड एक वेल एस्टैब्लिश्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। गोल्ड कॉइन्स को निक्शा बोला जाता था, जो करेंसी की एक यूनिट थी। कॉइन्स का इस्तेमाल जनरली सिर्फ लार्ज ट्रांजैक्शंस के लिए ही किया जाता था। ट्रेड मोस्टली बार्टर सिस्टम में ही होता था और काउ भी एक वैल्यूएबल यूनिट थी, जिसके माध्यम से ट्रेड पॉसिबल हो सकता था। किंगडम सिर्फ बलि यानी वॉलंटरी ऑफरिंग्स पर फंक्शन करता था, क्योंकि किसी तरह का रेगुलर रेवेन्यू सिस्टम नहीं था। ऋग्वेद में कई तरह के क्राफ्ट्स का मेंशन भी किया गया है, जैसे कार्पेंटर, चैरियट मेकर, वीवर, पॉटर, लेदर वर्कर्स एटसेट्रा। चैरियट रेसिंग और डाइस गैम्बलिंग पॉपुलर पास टाइम थे। कॉपर और ब्रॉन्ज के लिए आयाज वर्ड का यूज किया गया है, जिससे यह पता चलता है कि इस एज में इनका यूज किया जाता था। हालांकि आयरन टेक्नोलॉजी के यूज का कोई एविडेंस नहीं मिला है। ट्रांसपोर्ट के लिए बुलक कार्ट्स, हॉर्सेस और हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स का यूज किया जाता था। सी और बोट्स के भी कुछ रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई ऋग्वैदिक एज की सोसाइटी की बेसिक एस्पेक्ट्स यानी पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स की। इनके अलावा हर सोसाइटी का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है रिलीजन, जो बेसिकली हर सोसाइटी को पाथ प्रोवाइड कराता है। आइए ऋग्वैदिक एज के रिलीजन पर एक नजर डालते हैं। ऋग्वैदिक रिलीजन। ऋग्वैदिक आर्यंस मेनली नेचुरल फोर्सेस जैसे अर्थ, फायर, विंड, रेन और थंडर को वर्शिप करते थे। इन नेचुरल फोर्सेस को डिफरेंट गॉड्स के रूप में देखा जाता था और इन्हीं की पूजा की जाती थी। यज्ञ के माध्यम से ही इनकी पूजा की जाती थी। आइडल वर्शिप और टेम्पल्स एग्जिस्टेंस में नहीं थे। प्रेयर्स और सैक्रिफाइसेस ही वर्शिपिंग का डोमिनेंट मोड थे। यहां यह जानना जरूरी है कि आर्यंस गॉड्स को वर्शिप स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए नहीं किया करते थे, बल्कि प्रजा, पशु, फूड के लिए किया करते थे। ऋग्वेद में वर्शिप की जाने वाली कुछ डेटीज इस प्रकार हैं। इंद्र, जो आर्यंस के सबसे इंपॉर्टेंट गॉड थे। इनको पुरंधर यानी ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स भी बोला जाता था। इंद्र को रेन गॉड बोला जाता था और इनको वॉर लॉर्ड भी माना जाता था, जो आर्यन सोल्जर्स को लीड करते थे डीमंस के खिलाफ। ऋग्वेद में इनको 250 हिम्स डिवोट किए गए हैं। अग्नि, जो कि सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट गॉड मानी गई हैं, इनको गॉड ऑफ फायर बोला जाता था। अग्नि गॉड्स और पीपल के बीच एक तरह के इंटरमीडियरी का रोल प्ले करती थी।
ऐसा माना जाता है कि यज्ञ के समय दी जाने वाली आहुति की स्मोक्स सीधे गॉड्स के पास पहुंचती हैं। 200 हिम्स इनको एट्रीब्यूट किए गए हैं। वरुण, जो कि तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट गॉड माने गए हैं, इनको वाटर का प्रतीक माना गया है। इनका मेन फंक्शन नेचुरल ऑर्डर को अपहोल्ड करना था। सोम, जिनको प्लांट्स का गॉड बोला गया है। मारुत्स, जो स्टॉर्म का प्रतीक है। सरस्वती एक इंपॉर्टेंट गॉडेस थी जिनको कई हिम्स में मेंशन किया गया है। ये सभी नेचुरल फोर्सेस थे जिन्हें डेटी माना गया और साथ ही ह्यूमन एक्टिविटीज भी इनको असाइन की गई। इनके अलावा कुछ विमेन डिविनिटीज भी थी, जैसे अदिति और उषा, लेकिन ऋग्वेद में इनका प्रोमिनेंस देखने को नहीं मिला। सावित्री एक सोलर डेटी थी जिनको फेमस गायत्री मंत्र एट्रीब्यूट किया गया है। ऋग्वेद में इनको 300 बार मेंशन किया गया है। सोसाइटी पेट्रियार्कल होने के कारण मेल डेटीज को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। कुछ डेमिगॉड्स यानी यक्षास का मेंशन भी देखने को मिलता है, जैसे गंधर्वस, अप्सरास, आर्यमान एटसेट्रा। वैदिक एज 1500 बीसी से 500 बीसी तक चली, जिसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज यानी ऋग्वैदिक एज 1500 बीसी से लगभग 1000 बीसी तक चली। आज के इस लेक्चर में हम लेटर वैदिक एज पर फोकस करेंगे और जानेंगे इस एज में किस तरह आर्यन कल्चर का एक्सपेंशन हुआ, और जानेंगे सोसाइटी के बेसिक ट्रेट्स जैसे सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फीचर्स के बारे में। और फाइनली ये देखेंगे कि किस तरह इस एज को एक ट्रांजिशन स्टेज के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें इंडियन सोसाइटी प्रिमिटिव लाइफस्टाइल से सोशल ऑर्डर्स और प्रॉपर स्टेट्स में तब्दील हुई। आइए देखते हैं लेटर वैदिक एज में कैसे एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन इन लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक पीरियड की हिस्ट्री मेनली उन वैदिक टेक्स्ट्स पर बेस्ड है जो ऋग्वेद के बाद कंपोज हुए। ऋग्वैदिक संहिता सबसे ओल्डेस्ट वैदिक टेक्स्ट है, जिसके आधार पर हमें अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है। वैदिक हिम्स और मंत्रास को संहिता बोला जाता है। इसको रिसाइट करने के लिए और ट्यून के साथ मिलाने के लिए कुछ मॉडिफिकेशंस हुए, जिसको सामवेद नाम दिया गया। यजुर्वेद और अथर्ववेद का कॉम्पोजिशन भी इसी पीरियड में हुआ। ब्राह्मणास भी इसी पीरियड में कंपाइल हुए, जिनमें रिचुअलिस्टिक फॉर्मूलाज और रिचुअल्स का सोशल और रिलीजियस मीनिंग बताया गया। ये सारे टेक्स्ट्स अपर गैंजेटिक बेसिन में 1000 से 500 बीसी के बीच कंपाइल हुए। एक्सटेंसिव डिगिंग और एक्सप्लोरेशन के बाद इस रीजन में करीब 700 पेंटेड ग्रे वेयर यानी PGW साइट्स मिली हैं, जिसमें अर्दन बोल्स और डिशेस मिली। इस रीजन में आयरन वेपन्स का यूज भी किया जा रहा था। वैदिक टेक्स्ट से मालूम पड़ता है कि आर्यंस पंजाब से लेकर लगभग पूरे वेस्टर्न यूपी में गंगा यमुना दोआब में एक्सपैंड कर चुके थे। भारतास और पुरूज ने मिलकर एक नई ट्राइब कुरु को फॉर्म किया। कुरूज ने दिल्ली और दोआब के अपर रीजन्स को कैप्चर किया। इस एरिया को कुरुक्षेत्र यानी लैंड ऑफ कुरूज कहा जाने लगा। सेंट्रल दोआब में रहने वाले पांचालास के साथ एकजुट होकर पूरे रीजन में रूल सेटअप किया। आज के हिसाब से ये रीजन बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद एरिया में आता है। हस्तिनापुर को कैपिटल अनाउंस किया गया, जो कि मेरठ डिस्ट्रिक्ट में है। लेटर वैदिक टाइम्स में लोगों को बर्न्ट ब्रिक्स की जानकारी नहीं थी। मोस्टली मड हाउसेज ही बनाए जाते थे। पीरियड के एंड होते होते करीब 500 बीसी में इस पीरियड के लोग फर्दर ईस्ट यानी कोसाला, जो कि ईस्टर्न यूपी में है, और विदेहा, जो कि नॉर्थ बिहार में है, तक एक्सपैंड कर गए। वो जहां भी गए उन्हें कॉपर इंप्लीमेंट्स, ब्लैक एंड रेड अर्दन पॉट्स और ओकर एंड रेड कलर पॉट्स इस्तेमाल करने वाले लोग मिले। इवन लेट हड़प्पन कल्चर के लोग भी मिले। हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स और आयरन वेपन्स का यूज करने के कारण वैदिक पीपल अपने एक्सपेंशन के सेकेंड फेज में सक्सीड हुए। लेटर वैदिक पीरियड को पेंटेड ग्रेवेयर PGW आयरन फेज कल्चर भी कहा जाता है। यानी इस पीरियड में मेन कल्चर पेंटेड ग्रेवेयर का ही था, लेकिन आयरन का यूज भी कुछ इंस्टेंसेस में देखने को मिलता है। आयरन का पहला यूज इंडिया में करीब 1500 बीसी में कर्नाटका और राजस्थान में कॉपर स्टोन एज के समय देखने को मिला। इसके बाद वैदिक पीरियड के एंड होते होते
आयन की नॉलेज ईस्टर्न यूपी और विदेहा में स्प्रेड हुई। वैदिक टेक्स्ट्स में इसको श्यामा और कृष्ण आयास यानी ब्लैक मेटल बोला गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लेटर वैदिक पीरियड के पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में। सबसे पहले पॉलिटिकल लाइफ। पॉलिटिकल लाइफ लेटर वैदिक पीरियड में लार्ज किंगडम्स की शुरुआत हुई। जन यानी ट्राइब्स का अमेलगमेशन हुआ और जनपदास और राष्ट्रस का राइज हुआ। यह टर्म पहली बार इसी पीरियड में यूज किया गया। रॉयल पावर के साथ साथ किंगडम का साइज भी इंक्रीज हुआ। काउज के साथ साथ टेरिटरी कैप्चर करना भी वॉर्स का मकसद बन गया। किंग यूजुअली एक क्षत्रिय वर्णा से बिलोंग करता था और मोनार्क ऑलमोस्ट हेरिडिटरी पोजीशन हो चुकी थी। इलेक्शन के कुछ इंस्टेंसेस मिले हैं, पर हेरिडिटरी किनशिप ही इमर्जेंस में था। ग्रेजुअली सोशल ऑर्डर को कंट्रोल करना भी किंग का ही फंक्शन बन गया था। किंग को कई तरह के नेम्स से एड्रेस किया जाता था, जैसे नॉर्थ में विराट, ईस्ट में सम्राट, वेस्ट में स्वराट और साउथ में भोज। किंग का इन्फ्लुएंस कई तरह के रिचुअल्स के कारण स्ट्रांग होता गया, जैसे राजसूय सैक्रिफाइस, जिसको करने से ऐसा माना जाता था कि किंग को सुप्रीम पावर मिलती थी। अश्वमेध, जिसमें रॉयल हॉर्स दौड़ता था और जितनी टेरिटरी कवर करता था उस पर किंग का अनक्वेश्चन्ड कंट्रोल होता था। वाजपेय, जो कि एक चैरियट रेस थी। इन रिचुअल्स के माध्यम से किंग अपनी पावर और प्रेस्टीज का प्रदर्शन करता था। लेटर वैदिक पीरियड में ट्राइबल असेंबलीज ने अपना इंपॉर्टेंस खो दिया और इसकी जगह रॉयल पावर में मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो गया। सभा और समिति का एग्जिस्टेंस तो कंटिन्यू रहा, पर विधाता यानी ट्राइबल असेंबली कंप्लीटली डिसअपीयर हो गई। सभा और समिति में प्रिंसेस, नोबल्स और ब्राह्मणास का वर्चस्व बढ़ गया और विमेन अब सभा में बैठने के लिए परमिटेड नहीं थी। लेटर वैदिक पीरियड में भी किंग किसी तरह की स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन नहीं करता था। वॉर के समय ट्राइबल यूनिट्स को मोबिलाइज किया जाता था, जो कि एक मिलिशिया की तरह काम करती थी। सोशल लाइफ लेटर वैदिक सोसाइटी 4 वर्णास में डिवाइडेड थी और एंड तक ये डिस्टिंक्शन रिजिड हो चुका था। इस पीरियड में सैक्रिफाइसेस का एक कल्ट उभर कर आया, जिनके कारण ब्राह्मणास की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई, क्योंकि सैक्रिफाइसेस के लिए की जाने वाली रिचुअल्स ब्राह्मणास ही किया करते थे। एग्रीकल्चर से रिलेटेड फेस्टिवल्स को भी ब्राह्मणास ही ऑफिशिएट करते थे। ऊपर के 3 वर्णास में एक कॉमन फीचर था, उपनयना यानी सेक्रेड थ्रेड को पहनना विद वैदिक मंत्रस। लेटर वैदिक पीरियड में कुछ क्राफ्ट ग्रुप्स जैसे रथकारास को एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता था और यहां तक कि उन्हें सेक्रेड थ्रेड पहनने की परमिशन भी थी। इससे पता चलता है कि सोशल मोबिलिटी पॉसिबल थी। चौथा वर्ण यानी शूद्रस को सेक्रेड थ्रेड पहनना अलाउड नहीं था। इसी पीरियड में ही शूद्रस पर सोशल डिसेबिलिटीज को इन्फोर्स करना चालू हुआ। जो प्रिंस क्षत्रिय या राजन्य ऑर्डर से बिलोंग करता था, बाकी 3 वर्णास पर अपनी पावर असर्ट करता था। फैमिलीज में एक पैट्रिमोनियल सिस्टम यानी अथॉरिटी ऑफ फादर डेवलप हुआ और वुमेन को जनरली लोअर पोजीशन में रखा जाता था। एक इंटरेस्टिंग बात यह थी कि कुछ वुमेन थियोलॉजियंस फिलोसॉफिकल डिस्कशंस में पार्ट लेती थी और कुछ क्वींस भी कोरोनेशन सेरेमनी में पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन जनरली वुमेन को मेन से इंफीरियर और सबऑर्डिनेट ही माना जाता था। सती और चाइल्ड मैरिज के भी कुछ इंस्टेंसेस मिले हैं। गोत्र एज एन इंस्टीट्यूशन लेटर वैदिक एज में ही अपीयर हुआ। उस समय गोत्र का मीनिंग था काउ पेन, यानी एक ऐसी जगह जहां पर एक क्लैन से बिलोंग करने वाली सारी कैटल को रखा जाता था। लेकिन समय के साथ इसका मीनिंग बदला और कॉमन एंसेस्टर हो गया। सेम गोत्र से बिलोंग करने वाले पर्सन्स की मैरिज नहीं हो सकती थी। कास्ट एक्सोगमी वाइडली प्रैक्टिस की जाती थी। आश्रम्स और 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ का कॉन्सेप्ट वैदिक टाइम्स में वेल एस्टैब्लिश्ड नहीं था। पोस्ट वैदिक टेक्स्ट्स के हिसाब से 4 आश्रमस हुआ करते थे। ब्रह्मचारी यानी स्टूडेंट, गृहस्थ यानी हाउस होल्डर, वानप्रस्थ यानी पार्शियल रिटायरमेंट और संन्यास यानी कंप्लीट रिटायरमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। लेटर वैदिक टेक्स्ट्स में 4th स्टेज का कोई मेंशन देखने को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं लेटर वैदिक इकोनॉमी की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे एग्रीकल्चर की।
एग्रीकल्चर। टूल्स की बात करें तो आयरन टूल्स कम ही दिखाई दिए। ऑक्सिन की मदद से प्लाव का इस्तेमाल किया गया। प्लाउशेयर वुडन हुआ करता था। शतपथ ब्राह्मणा में प्लाउइंग रिचुअल्स का डिटेल्ड डिस्कशन किया गया है। इस पीरियड में किंग्स और प्रिंसेस भी प्लाउ करने से हेजिटेट नहीं करते थे। आगे चलकर इवेंचुअली प्लाउइंग लोअर ऑर्डर्स को असाइन कर दिया गया। वैदिक पीपल का प्रोमिनेंट प्रोडक्शन बार्ले ही था, लेकिन लेटर वैदिक पीपल की चीफ क्रॉप्स अब व्रीही यानी राइस और गोधुमा यानी व्हीट हो चुकी थी। कई तरह के लेंटिल्स का प्रोडक्शन भी किया जाता रहा। एग्रीकल्चर प्रिमिटिव मेथड से होते हुए भी उसका वाइड प्रेवलेंस पर कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, इस पीरियड में हमें स्मिथ्स और स्मेल्टर्स के बारे में सुनने को मिलता है। शुरुआत से ही वैदिक पीपल कॉपर से फेमिलियर रहे। वेस्टर्न यूपी और बिहार में कॉपर टूल्स मिले हैं, जिससे पता चलता है कि कॉपर स्मिथ्स इस पीरियड में थे। इनका यूज ऑर्नामेंट्स और वॉर और हंटिंग के लिए किया जाता था। वीविंग मेनली वुमेन तक कन्फाइंड थी, लेकिन वाइड स्केल में प्रैक्टिस की जाती थी। लेटर वैदिक पीपल 4 तरह की पॉटरी से परिचित थे: ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक स्लिप्ड वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर और रेड वेयर। ज्वेलर्स का मेंशन भी लेटर वैदिक टेक्स्ट्स में देखने को मिलता है, जो मेनली एफ्लुएंट सेक्शंस को सर्व करते होंगे। सोसाइटी लार्जली रूरल ही थी, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड के एंड में अर्बनाइजेशन की शुरुआत होने लगी। तैत्तिरीय अरण्यका में नगर वर्ड का मेंशन देखने को मिलता है, जिसको टाउन के सेंस में ही यूज किया गया है। एक्सचेंज मेनली बार्टर में ही होता था, लेकिन निष्का एक कन्वीनियंट यूनिट ऑफ वैल्यू की तरह यूज होता था। लेटर वैदिक पीरियड में टैक्सेस और ट्रिब्यूट्स का कलेक्शन कंपल्सरी था और संघरित्री के द्वारा कलेक्ट किया जाता था। दोस्तों, अर्ली वैदिक पीरियड की तरह यहां पर भी रिलीजन को समझना जरूरी है, क्योंकि रिलीजन के थ्रू सोसाइटी के कल्चर को समझना आसान होता है। तो आइए चलते हैं रिलीजन की ओर। लेटर वैदिक एज रिलीजन। अर्ली वैदिक एज के 2 सबसे इंपॉर्टेंट गॉड्स इंद्र और अग्नि का इंपॉर्टेंस इस एज में खत्म हो गया। इनके स्थान पर प्रजापति यानी द क्रिएटर ने इस एज में सुप्रीम पोजीशन गेन कर ली। कुछ ऐसे गॉड्स जिनकी पोजीशन ऋग्वैदिक पीरियड में माइनर थी, वो अब प्रोमिनेंट हो गए, जैसे रुद्र द गॉड ऑफ एनिमल्स और विष्णु द प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर ऑफ पीपल। कुछ सोशल ऑर्डर्स ने तो अपनी खुद की डेटीज बनाई, जैसे पुषान जो कि कैटल के प्रोटेक्टर थे, शूद्रस के मेन गॉड बन गए। लेटर वैदिक पीरियड में हमें आइडोलेट्री के कुछ साइंस देखने को मिलते हैं। लेटर वैदिक पीरियड में ऋग वैदिक एज के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट सेम मटेरियल रीजंस के कारण गॉड को वर्शिप किया जाता रहा, लेकिन मोड ऑफ वर्शिप में सब्सटैंशियल चेंज देखने को मिला। प्रेयर्स अभी भी रिसाइट की जाती थी, पर वर्शिप का डोमिनेंट मोड नहीं थी। इस कल्चर का एक कॉर्नरस्टोन था कल्चर ऑफ सैक्रिफाइसेस, और ये कल्ट कई तरह के रिचुअल्स और फॉर्मूला से भरा हुआ था। सैक्रिफाइसेस का इंपॉर्टेंस अब सोसाइटी में बढ़ गया था। सैक्रिफाइसेस 2 तरह की होती थी, पब्लिक और डोमेस्टिक। पब्लिक सैक्रिफाइसेस में किंग और सारी कम्युनिटी शामिल होती थी। इंडिविजुअल लेवल पे हाउस होल्ड में भी सैक्रिफाइसेस की जाती थी, जो कि डोमेस्टिक सैक्रिफाइसेस थी। सैक्रिफाइसेस में लार्ज स्केल में एनिमल्स की किलिंग इन्वॉल्व होती थी, स्पेशली कैटल वेल्थ। सैक्रिफाइस करने वाले को यजमान कहते थे, जो यज्ञ को करता था, और गेस्ट को घोघना कहते थे। कुछ इंपॉर्टेंट यज्ञ थे अश्वमेध, वाजपेय और राजसूय, जिनका सिग्निफिकेंस हम देख चुके हैं। प्रीस्टली नॉलेज और एक्सपर्टीज की मोनोपोली ब्राह्मणर्स ने बना रखी थी। सैक्रिफाइसेस को पूरा करने के लिए उनको अच्छा रिवॉर्ड भी दिया जाता था। काउस, गोल्ड, क्लॉथ और हॉर्सेस दक्षिणाज के रूप में दिए जाते थे। कई बार तो प्रीस्ट्स दक्षिणा के रूप में टेरिटरी का एक पोर्शन भी मांग लिया करते थे, लेकिन ऐसी कोई भी डिमांड को ग्रांट किए जाने का एविडेंस नहीं मिला है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, हमने लेटर वैदिक एज के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर बात की। इस पीरियड में सोसाइटी के लोग सेमी नोमैडिक की जगह सेटल्ड लाइफ जीने लगे थे। लेटर वैदिक पीरियड के एंड में हमें प्रीस्टली क्लास के डोमिनेशन के खिलाफ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिला। उपनिषद्स में आत्मन यानी सेल्फ की नॉलेज पर एम्फसाइज किया गया। ब्रह्मा सुप्रीम गॉड के रूप में उभर कर आए। लेटर वैदिक फेज में
कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस देखने को मिले। जैसे इसी पीरियड के एंड में टेरिटोरियल किंगडम्स की शुरुआत हुई अंडर क्षत्रिय रूलर्स। अर्ली वैदिक टाइम्स की प्रिडोमिनेंटली पैस्टोरल सोसाइटी अब एग्रीकल्चरल सोसाइटी हो चुकी थी। ट्राइबल पैस्टोरलिस्ट्स अब फार्मर्स में कन्वर्ट हो चुके थे। ट्राइब्स का एक चीफ होता था जिसको राजा या जनपदिन कहा जाता था। ये चीफ्स ट्राइबल पेजेंट्री के एक्सपेंस पर ग्रो होते रहे और प्रीस्ट्स को रिवॉर्ड किया करते थे जो उनका सपोर्ट करते थे कॉमन पीपल यानी वैश्यास को गवर्न करने में। शूद्रस अभी भी एक स्मॉल सर्विंग ऑर्डर था। ओवरऑल अगर देखें तो लेटर वैदिक एज की सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये थी कि वो एक ट्राइबल सोसाइटी से एक वर्ण के आधार पर डिवाइडेड सोसाइटी में तब्दील हो गई थी।